हेलो स्टूडेंट्स, आई एम तृप्ति। वेलकम बैक टू योर ओन चैनल आशीष तिवारी। आज का वीडियो है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशंस, थ्योरीज, कंसेप्ट्स एंड डिबेट्स सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट और एग्जाम फोकस्ड वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉप 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स इन इंग्लिश मीडियम, जिनके डायरेक्टली एग्जाम में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ये क्वेश्चंस हमने रैंडम नहीं पिक किए, बल्कि प्रीवियस ईयर पेपर्स, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड टीचर सजेशन के बेस पर केयरफुली सिलेक्ट किए हैं। अगर तुमने ये 10 क्वेश्चंस अच्छे से समझ लिए तो मान लो एग्ज़ाम में 80 to 90% पेपर यहीं से कवर हो जाएगा। तो ये सिंगल वीडियो ही आपके एग्ज़ाम पर्पज से इनफ है। बाय ओनली रिलाइंग ऑन दिस वीडियो यू कैन स्कोर गुड इन योर एग्जामिनेशन, और किसी वीडियो की नीड नहीं पड़ेगी आपको। तो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली और वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, इस वीडियो में एक स्पेशल गिव अवे भी है आप सभी के लिए। वीडियो के बीच में आई विल आस्क सम क्वेश्चंस, तो जो भी स्टूडेंट सबसे पहले और सभी करेक्ट आंसर देगा तो स्टार्टिंग के 3 लकी विनर्स को मिलेंगे एब्सोल्युटली फ्री नोट्स। और विनर्स निकलते ही विनर को हम तुरंत अनाउंस कर देंगे हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल पर। तो आप सभी चैनल फॉलो करके रखिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वीडियो को पूरा देखो, स्किप मत करना, क्योंकि गिव अवे का क्वेश्चन किसी भी मोमेंट पे आ सकता है। और सबसे बेस्ट बात, हमारे लेक्चर्स फ्री है तुम्हारे लिए, 100% फ्री वीडियो सीरीज़। लेकिन अगर तुम्हें इन्हीं लेक्चर्स के वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स चाहिए तो उनके पेड नोट्स भी अवेलेबल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में। प्राइस भी स्टूडेंट फ्रेंडली है। डिस्क्रिप्शन में आपको वेबसाइट का लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक पर जाकर आप अपने नोट्स बाय कर सकते हो। नोट्स प्राइस ओनली 50 रुपीज़ रहने वाला है। और अगर आपको नोट्स नहीं लेने हैं तो आप वीडियो लेक्चर्स भी देख सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन टू इंटरनेशनल रिलेशन सब्जेक्ट के 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स, जो तुम्हारे DU SOL एग्ज़ाम के लिए गेम चेंजर साबित होंगे। So let's start with the first question, that is discuss international relations as an academic discipline. What are the major myths associated with the discipline of international relations? Discuss. Introduction. International relations is a branch of political science that studies the relationships among various nations, international organizations, multinational corporations and global powers. इसका जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो है वॉर को, पीस, कॉपरेशन, कन्फ्लिक्ट, डिप्लोमेसी, फॉरेन पॉलिसी और ग्लोबल पॉलिटिक्स को समझना। और इन मॉडर्न एरा ये जो इंटरनेशनल रिलेशंस का सिग्निफिकेंस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, due to issues such as globalization, terrorism, climate change, and international trade. Following the First World War, it was developed as an independent academic discipline to facilitate an understanding of world peace and international cooperation. So first is international relations as an academic discipline. कैसे है international relations? तो development as an independent field of study following the First World War and in response to the international conflicts and wars, international relations जो था it developed as a subject. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव वॉज टू स्टडी द कॉजेज ऑफ वॉर्स एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर अचीविंग पीस। वॉर के कॉजेज़ क्या हैं और कैसे हम पीस को अचीव कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ अ मल्टी डायमेंशनल फील्ड ऑफ स्टडी। तो बेसिकली इंटरनेशनल रिलेशंस एक मल्टी डायमेंशनल फील्ड ऑफ स्टडी है। इट इज़ नॉट ओनली कन्फाइंड सोनली टू पॉलिटिक्स, it also encompasses subjects such as economics, diplomacy, security, human rights, environment and international law. Third is scientific and analytical nature. मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस का जो नेचर है वो बेसिकली साइंटिफिक और एनालिटिकल है। ये एनालाइज करता है ग्लोबल इवेंट्स को वेरियस लेंस के थ्रू, जैसे कि various theories and perspectives. It utilizes theoretical frameworks such as realism की
फ्रेमवर्क्स को, लिबरलिज्म, मार्क्सिज्म, इन सब के फ्रेमवर्क्स को ये यूटिलाइज करता है। देन स्टडी ऑफ ग्लोबल प्रॉब्लम्स, ये जो बेसिकली डिसिप्लिन है ये हेल्प करता है इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ ग्लोबल इशूज सच एज टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, रिफ्यूजी क्राइसिस, ग्लोबल इनइक्वालिटी एक्सेट्रा। देन कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस, इसका कंटेम्प्रेरी आज के डेट में इसका क्या रेलिवेंस है, तो टुडे द वर्ल्ड्स पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक सिस्टम्स जो हैं दे आर डीपली इंटरकनेक्टेड। Consequently, international relations has emerged as a vital medium for comprehending global politics and international order. Next is origin and development of international relations. First, ancient and medieval foundations. कैसे इसका origin हुआ international relations का और development कैसे हुई, तो it started with ancient and medieval. It has in ancient and medieval foundations जैसे कि trade, trade, warfare, diplomatic relations. States have existed since ancient times. Greek and Indian thinkers also presented their views on state relations. Next is significance of Treaty of Westphalia. तो जो modern nation state system evolved following the Peace of Westphalia in 1648, this gave rise to the new paradigm of relations among the sovereign states. Then development following World War I. In the aftermath of the devastating circumstances of World War I, जो international relations है ये basically it emerged as a formal academic discipline. New principles and institutions were established to maintain global peace. Next is impact of World War II and the Cold War. तो United Nations जो है it was established through following World War II. During the Cold War era, the balance of power, nuclear politics, and ideological conflicts became central themes in international relations. Next is expansion in the era of globalization. तो आज के टाइम में अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो स्कोप है ये बहुत ज़्यादा ब्रॉड हो चुका है ड्यू टू कौन से फैक्टर्स की वजह से, ग्लोबलाइजेशन के वजह से, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के वजह से, प्रोलिफरेशन ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के वजह से, और अब जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन दिस डोमेन. थर्ड इज मेजर मिथ्स एसोसिएटेड विद द डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. तो मेजर मिथ क्या एसोसिएटेड है इस डिसिप्लिन के साथ. फर्स्ट इज द मिथ ऑफ बीइंग लिमिटेड सोली टू स्टेट्स. Historically, it was believed that international relations constituted merely the study of interactions between states. बट आज के दिन में देखा जाता है कि जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, मल्टीपल कॉरपोरेशंस एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन ये भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. नाउ द मिथ ऑफ वॉर एज एन इनएविटेबिलिटी. Certain schools of thoughts posited that international politics was fundamentally predicated upon conflict and warfare. Yet, in the modern era, the significance of cooperation, diplomacy, and international institution has also grown. Next is the primacy of the Western perspective. So, early theories of international relations were predominantly grounded इन यूरोपियन हिस्टोरिकल एक्सपीरियंसेस थे, वो बेसिक एक्सपीरियंसेस से ग्राउंडेड थे. कंसिक्वेंटली अब क्या हुआ, जो एक्सपीरियंसेस ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इनको भी ओवरलुक किया गया. नेक्स्ट इज द अजम्पशन ऑफ स्टेट एज द सोल प्राइमरी एक्टर. तो इन कंटेम्प्रेरी ग्लोबल पॉलिटिक्स जो नॉन स्टेट एक्टर्स है दे हैव इमर्ज्ड एज इन्फ्लुएंशियल फोर्सेस. Therefore, a purely state-centric approach is no longer considered adequate. Then again, the assumption of power as the ultimate foundation. So basically, the realist perspective accorded excessive importance to power. In contrast, modern scholarship recognizes issues such as human rights, environmental sustainability, and economic cooperation as equally significant. So, conclusion. In conclusion, international relations stands as a vital and expansive discipline within the realm of modern political science. It aids in understanding world politics और कैसे by examining relationships between nations and global powers.
ओवर टाइम इसका जो स्कोप और पर्सपेक्टिव दोनों ही इवॉल्व होते हुए आए हैं और एफर्ट्स हैव बीन मेड टू मूव टुवर्ड्स अ मोर इंक्लूसिव एंड मल्टी डायमेंशनल फील्ड ऑफ स्टडी बाय चैलेंजिंग इट्स ट्रेडिशनल myths. तो consequently, international relations hold a particular significance in comprehending the contemporary global order. Next is, what do you understand by post colonialism? How has the discipline of international relations been rendered more representative थ्रू पोस्ट कोलोनियल नैरेटिव्स? तो पहले तो हमें पोस्ट कोलोनियलिज्म पढ़ना है कि पोस्ट कोलोनियलिज्म था क्या. तो बेसिकली जो कोलोनियलिज्म जिस टाइम पे ब्रिटिशर्स हम पे रूल करते थे उसके बाद का जो पीरियड था उसे हम पोस्ट कोलोनियल पीरियड कहते हैं. So, post-colonialism is a perspective that examines the political, economic, cultural and ideological impacts of colonialism. इसका जो ऑब्जेक्टिव था इट इज़ टू अंडरस्टैंड कि कैसे कॉलोनियल पावर्स जो थी उन्होंने इम्पैक्ट किया था सोसाइटीज़ ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका, and in what forms did these influences persist even after independence. और किस फॉर्म में ये सारा जो इन्फ्लुएंस है वो अभी भी है आफ्टर इंडिपेंडेंस भी. और जो द ट्रेडिशनल डिसिप्लिन ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस रिमेन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम heavily influenced by European and Western perspectives. Consequently, ये जो experiences थे colonized societies के, they did not receive adequate recognition. The post-colonial perspective sought to address these limitations, striving to make the field of international relations more representative and inclusive. The main body first is the concept of post-colonialism. तो इसके थोड़े फीचर्स पढ़ लेते हैं. स्टडी ऑफ द इम्पैक्ट्स ऑफ कोलोनियलिज्म. तो पोस्ट कोलोनियलिज्म पीरियड जो है ये क्या करता है, स्टडी करता है कॉलोनियल पीरियड के इम्पैक्ट को कि कौन से पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल इफेक्ट थे कॉलोनियल पीरियड के. नेक्स्ट इज क्रिटिक ऑफ वेस्टर्न हेजीमनी. तो जो कॉलोनियल पोस्ट कॉलोनियल पीरियड है बेसिकली ये क्रिटिक है एक वेस्टर्न hegemony का. This perspective critiques the notion of the ideological and cultural superiority of Western nations. According to this view, the study of international relations has historically remained Eurocentric. Eurocentric का मतलब क्या है, यूरोप सेंट्रिक था. Then the voices of colonized societies. Post-colonialism prioritizes the experiences and struggles of nations across Asia, Africa, and Latin America. This fosters a more realistic and grounded understanding of global politics. Next is the nexus of power and knowledge. ये भी एक फीचर है पोस्ट कोलोनियलिज्म का कि ये जो पर्सपेक्टिव है ये क्या पोजिट्स करती है, दैट knowledge and ideology, they are the instruments of power. Colonial power established their dominance through the mediums of education, language and culture. Next is emphasis on cultural identity. तो post colonialism places significant value on indigenous cultures, traditions, identities और ये reinforce करता है the spirit of cultural autonomy and self-respect. Now the big bang of international relations. तो द इम्पैक्ट ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, क्या था इम्पैक्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का? तो इंटरनेशनल रिलेशन जो है ये नया एकेडमिक डिसिप्लिन की तरह इमर्ज हुआ इन द आफ्टरमैथ ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और द डिवेस्टेटिंग सर्कमस्टांसेस ऑफ द वॉर अंडरस्कोर्ड द इम्पेरेटिव टू स्टडी पीस एंड कॉपरेशन. नेक्स्ट इज द राइज ऑफ आइडियलिज्म. तो फॉलोइंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एक ग्रोइंग कन्विक्शन इमर्ज हुआ था दैट वॉर्स कुड बी एवर्टेड थ्रू द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म्स, and it was upon this foundation that the idealist perspective evolved. Next is the inception of studies at the University of Wales. In 1919 basically जो फर्स्ट डिपार्टमेंट है ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन वॉज established at the Aberystwyth University. This event is often referred to as the Big Bang of international relations. Next is the objective of world peace. World peace का
objective. So, the primary objective of this academic discipline in its early stages was to understand the causes of war and to establish world peace. Consequently, बहुत सारा emphasis, significant emphasis दिया गया किस पे? डिप्लोमेसी पे एंड इंटरनेशनल लॉ पे. नाउ डोमिनेंस ऑफ द वेस्टर्न पर्सपेक्टिव. So, early studies in international relations centered primarily on the experiences of Europe and Western nations. The post colonial perspective subsequently emerged to critique this approach. Next is making international relations more representative through the post colonial perspective. So, prioritizing non Western experiences. तो द पोस्ट कोलोनियल पर्सपेक्टिव जो था इट इंटीग्रेटेड द एक्सपीरियंसेस ऑफ एशिया, अफ्रीका एंड लैटिन अमेरिका इनटू द स्कोप ऑफ स्टडी. और ये क्या था, इसके वजह से भी जो स्कोप है इंटरनेशनल रिलेशंस का वो ब्रॉडन हुआ. नेक्स्ट, एनालिसिस ऑफ कोलोनियलिज्म एंड एक्सप्लॉयटेशन. ये जो पर्सपेक्टिव है इसने हेल्प किया था इन इलिशिडेटिंग द अंडरलाइन कॉजेज ऑफ ग्लोबल इनइक्वालिटीज़, economic dependency and cultural hegemony. This led to the emergence of new interpretation of world politics. Next is challenging Eurocentrism. तो पोस्ट colonial जो पीरियड है it demonstrated that not all societies can be understood solely through the lens of Western model. Rather, every society possesses its own distinct historical and cultural characteristics. तो बेसिकली पोस्ट कोलोनियलिज्म पीरियड जो है ये ऐसा डिमॉन्स्ट्रेट करता था कि पूरी सोसाइटी जो है वो सिर्फ वेस्टर्न मॉडल के लेंस से ही नहीं एनालाइज करनी चाहिए. हर सोसाइटी जो है उसके डिस्टिंक्ट हिस्टोरिकल और कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. नेक्स्ट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड कल्चर. आइडेंटिटी और कल्चर का क्या सिग्निफिकेंस है? तो दिस पर्सपेक्टिव accorded a pivotal role to cultural identity, language, traditions within the realm of international politics. This introduced new dimensions to the study of politics. Now, critical evaluation. तो according to some scholars जो post colonial perspective है it tends to focus excessively on cultural analysis, thereby under emphasizing economic strategic dimensions. Nevertheless, it makes a significant contribution towards rendering the field of international relations more inclusive. So, next is conclusion. तो basically post colonialism जो है it constitutes vital critical perspective in the international relation, one that has effectively exposed the limitations inherent in colonialism and Western hegemony. By prioritizing the experience and struggles of non-Western societies, it has succeeded in making the academic discipline of international relations more representative and inclusive. Although it has certain limitations, उसके of course कुछ limitation है, but इसका जो significance है वो ज़्यादा है. Third question is, does Indian relations exist? Comment. For a long time, the study of international relations remained grounded in the perspectives and experiences of Western nation. तो बहुत समय तक जो study of international relations है बेसिकली ये ग्राउंडेड थी इन द पर्सपेक्टिव एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ किसके? वेस्टर्न नेशंस के. बट धीरे धीरे विद द पैसेज ऑफ टाइम एक क्वेश्चन अराइज हुआ एज टू वेदर डिफरेंट सिविलाइजेशन एंड कंट्रीज could possess their own distinct traditions and perspective regarding international relations. It is within this context that the concept of Indian international relations emerges. इसी concept के अंदर, इसी context के अंदर जो है Indian international relations का जो concept है वो emerge हुआ था. तो Indian international relation है क्या? Indian international relation refers to those ideas, historical experiences, cultural views and policies that influence India's foreign policy and global outlook. The evolution of the discipline of international relations in India has been shaped by the colonial experience, the freedom struggle, the non-aligned movement and global
पॉलिटिक्स। फ्रीडम स्ट्रगल हमें पता है, नॉन अलाइन मूवमेंट भी पता है, जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे जो कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड था, उस टाइम पे ये मूवमेंट बेसिकली इनिशिएट हुआ था, जिसमें इंडिया ने मिडिल पाथ अडॉप्ट किया था कि उसने ना यूएसएसआर के अलायंस को ज्वाइन किया, ना यूएसए के अलायंस को ज्वाइन किया। नेक्स्ट इज द एग्जिस्टेंस ऑफ इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस। क्या एग्जिस्टेंस के बारे में, तो एंशियंट इंडियन पॉलिटिकल ट्रेडिशंस। तो concepts regarding the state and international relations have existed in India since ancient times. कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है, it contains ideas concerning diplomacy, the balance of power and foreign policy. References to the principles of statecraft are found. This clearly demonstrates कि इंडिया जो है, it possesses its own distinct tradition of international thought. नेक्स्ट इज सिविलाइजेशनल पर्सपेक्टिव। तो बेसिकली जो इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस है, दे आर नॉट कन्फाइंड मेनली टू पावर एंड पॉलिटिक्स, दे अकॉर्ड सिग्निफिकेंस टू वैल्यूज सच एज पीसफुल कोएग्जिस्टेंस, पीस, एथिक्स एंड ग्लोबल कोऑपरेशन। वसुदेव कुटुंबकम स्टैंड्स एज अ प्राइम एग्जाम्पल ऑफ दिस, दैट इज द वर्ल्ड इज वन family. Now, impact of colonial experience. The experience of British colonialism profound influence India's international outlook. Following independence, India made the opposition to imperialism and colonialism a cornerstone of its foreign policy. तो colonial experience का भी impact था. नेक्स्ट इज नॉन अलाइनमेंट एंड इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। तो जो पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा था, उसमें इंडिया ने अडॉप्ट किया था नॉन अलाइन मूवमेंट, जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया. दिस इज रिगार्डेड एज अ डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियाज इंटरनेशनल रिलेशंस. नेक्स्ट इज कंटेम्प्रेरी ग्लोबल ट्रेड. तो टुडे इंडिया इज एमर्जिंग एज अ सिग्निफिकेंट पावर इन ग्लोबल पॉलिटिक्स. इंडिया का जो स्टैंड है उन इश्यूज पे सच एज क्लाइमेट एक्सचेंज, टेररिज्म, साउथ cooperation holds a distinct identity within the realm of international relations. Now, the genealogy of the discipline of international relations in India. First is early development during the colonial era. तो ड्यूरिंग द colonial पीरियड जो स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, इट वॉज सिंपली इन्फ्लुएंस्ड बाय द ब्रिटिश पर्सपेक्टिव and it failed to develop an independent character within the Indian universities. नहीं. Next is influence of Western theories basically. So early studies of international relations in India were deeply influenced by Western theories such as realism, liberalism. Consequently, Indian experiences did not receive adequate representation. Now, quest for an indigenous perspective. So subsequently, Indian scholars endeavored to develop an indigenous perspective on international relations rooted in Indian history, culture, and political traditions. This rendered the field of study and more representative. Now, contemporary expansion. So, today the study of international relations in India is no longer confined solely to foreign policy. It has expanded to encompass subjects such as globalization, human rights, environmental issues, regional cooperation, and the international economy. Third is critical analysis of the international relations. तो चैलेंज टू वेस्टर्न हेजीमनी. तो इंडियन इंटरनेशनल रिलेशंस जो है वो वेस्टर्न हेजीमनी को चैलेंज करता है, यानी यूरोसेंट्रिक पावर्स को, पर्सपेक्टिव्स को, एंड इट अकॉर्ड्स सिग्निफिकेंस टू द एक्सपीरियंसेस ऑफ नॉन वेस्टर्न सोसाइटीज. नाउ एम्फेसिस ऑन एथिक्स एंड आइडियलिज्म. तो बेसिकली जो इन द इंडियन अप्रोच स्पेशल इम्पोर्टेंस इज अटैच्ड टू द पीस, कोएग्जिस्टेंस एंड एथिकल वैल्यूज. It is not confined merely to power politics. Next is practical limitations. So, some scholars believe that an independent theory of Indian international relation, ये पूरी तरीके से अभी इवॉल्व हुई नहीं है,
कुछ स्टडीज़ जो है अभी भी वेस्टर्न थ्योरीज पर ही रिलाय करती है। नेक्स्ट इज डाइवर्सिटी एंड कॉम्प्लेक्सिटी। तो इंडिया का जो सोशल और कल्चरल डाइवर्सिटी है उसके वजह से इट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिफाइन अ सिंगल यूनिफॉर्म इंडियन पर्सपेक्टिव, कंसिक्वेंटली इट इज़ नेचर इन साउंडेड so basically consequently its nature is considered to be multi-dimensional. Now global significance क्या है इसका? तो given India's growing global role, the importance of the study of Indian international relation is continuously increasing, और इसके पास जो है वो potential है to offer a new ideological direction to the nations of the global south. Conclusion. So in conclusion, Indian international relations possesses a distinct identity grounded in India's historical traditions, cultural values and political experiences. पोस्ट इंडिपेंडेंस एरा में इसका जो डेवलपमेंट था इट प्रोसीडेड इन अ मोर ऑर्गेनाइज्ड मैनर, posing a fresh challenge to the Western dominated field of international relations studies, although it faces certain limitations, जो कि आपने अभी अभी पढ़ी थी, तो उनमें से कोई भी 2-3 पॉइंट्स आप लिमिटेशन के कंक्लूजन में ऐड कर देंगे. नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फोर्थ क्वेश्चन. So fourth question is, what are the major challenges to cooperation in international relations? How does the liberal perspective seek to overcome these challenges? So let's start with the answer of question 4. So cooperation in international relations refers to various nations working together to achieve peace, development and shared interest. In the modern world, issues such as trade, the environment, security, and technological advancement have rendered nation increasingly interdependent. तो बेसिकली आजकल इतने सारे सेगमेंट्स हैं जिसके बेसिस पे जो बेसिकली कंट्रीज़ है वो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है. Nevertheless, establishing cooperation within the realm of international politics is no easy task, as the interest, power dynamics, and policies of states often diverge. Liberal and neoliberal perspectives posit that cooperation can be fostered through international institutions, economic linkages, and complex interdependence. This approach was notably developed by Robert Keown एंड जोसेफ नाय. ये नेम्स आप ज़रूर लिखना अपने एग्ज़ाम्स में. नेक्स्ट, मेजर चैलेंजेस टू कॉपरेशन इन इंटरनेशनल रिलेशंस. क्या मेजर चैलेंजेस है जो फेस करने पड़े थे कॉपरेशन एज अ बेसिकली नॉर्म इन इंटरनेशनल रिलेशंस? तो कन्फ्लिक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट. एवरी नेशन रिगार्ड्स इट्स ओन नेशनल इंटरेस्ट एज पैरामाउंट. Frequently, the interests of various countries clash, thereby diminishing the prospects of cooperation. Next is power imbalance. In global politics, the power possessed by all nations is not equal. Powerful nations prioritize their own interest and engenders a sense of insecurity among weaker nations. Next is mistrust and security crisis. Mutual mistrust among states constitutes a significant impediment to cooperation. The security policy of one nation may be perceived as a threat by another. A phenomenon known as, इस phenomena को हम क्या कहते हैं? Security dilemma. Next is ideological and cultural differences. So the political ideologies of various nations, ideologies, cultures, and social systems differ. These differences often make cooperation difficult. Next is complexity of global problems. Issues such as climate change, terrorism, pandemics are global in scope. Collective efforts are essential to resolve them. However, because the priorities of different nations vary, cooperation often remain limited. Next is solution through the liberal perspective. So, role of international institutions. According to the liberal perspective, institutions such as United Nations, the World Trade Organizations and other play a crucial role in fostering cooperation among nations.
They help mitigate disputes through the establishment of norms and dialogue. तो इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या रोल है? तो बेसिकली लिबरल पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग जो इंस्टीट्यूशन है, जैसे कि यूनाइटेड नेशन हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इन फोस्टरिंग कॉपरेशन. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस. तो लिबरल्स बिलीव कि ये जो ट्रेड है एंड इकोनॉमिक टाइज है, इट बाइंड नेशंस टुगेदर. ड्रिवन बाय द परसूट ऑफ इकोनॉमिक गेन, नेशंस टेंड टू प्रायोरिटाइज कॉपरेशन ओवर conflict. Next is democracy and peace. तो according to liberal theory, the likelihood of war occurring between democratic nations is significantly lower. और जो democracy है, it fosters transparency and dialogue, thereby strengthening cooperative ties. Now next is diplomacy and dialogue. तो the liberal perspective regards diplomacy and negotiation as vital tools for resolving conflicts. ये जो प्रोसेस है, इट फोस्टर्स ट्रस्ट एंड म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अमंग नेशंस. इम्पॉर्टेंस ऑफ इंटरनेशनल लॉ. तो लिबरल आइडियोलॉजी व्यूज इंटरनेशनल लॉज एंड नॉर्म्स एज द फाउंडेशनल बेसिस फॉर कॉपरेशन. These legal frameworks, it assist in regulating the state behavior and maintaining global stability. Next is key principles of complex interdependence. So first is multidimensional relationships. According to the neoliberal perspective, relationships between जो states है, they are not solely military or political in nature. Deep connections also develop across the realms of trade, education, and the environment and technology. Next is limited significance of military power. तो अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ कॉम्प्लेक्स इंटरडिपेंडेंस, जो मिलिट्री पावर है, इट इज़ नॉट रिगार्डेड एज द सोल और मोस्ट क्रिटिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ इन्फ्लुएंस. जो इकोनॉमिक और टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटीज़ है, इट ऑल्सो एक्सर्ट सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस विद इन द स्फेयर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. नेक्स्ट इज रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. तो बेसिकली मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस जो है, international organizations and non-governmental organizations, they also exert influence on global politics. Consequently, जो state है, it is no longer the sole dominant actor on the international stage. Then again, increased potential for cooperation. तो as a result of interdependence, जो nations हैं, they are increasingly incentivized to engage in cooperative endeavors with one another. This fosters global stability and peace. Next is critical assessment. So some scholars argue that the neoliberal perspective downplays the realities of power politics and conflict. Nevertheless, इसकी जो utility है in understanding modern global politics, it remains immensely significant, बहुत significant. Conclusion. So basically, cooperation in international relations is influenced by numerous challenges such as clash of national interest, power disparities, mistrust. Liberal and neoliberal perspectives attempt to find solutions to these problems through international institutions, economic interdependence, and diplomacy. Then the concept of complex interdependence has proven extremely useful in comprehending the realities of modern world politics, as nations today have become deeply dependent on one another across various spheres. So next question is, what do you understand by realism in international relations? How does Kenneth Walls' new realism differ from classical realism? So realism basically is a prominent theory in international relations that posits that the foundation of international politics lies in power, national interest, and conflict. According to this theory, the global order is anarchic because no world government exists. Therefore, every nation strives to acquire power in order to safeguard its own security and interest. जो क्लासिकल रियलिज्म है, इट वॉज प्राइमरली प्रोपाउंडेड बाय हैंस मोगेंथो, वेयर एज न्यू लिबरलिज्म जो था, इट वॉज डेवलप्ड बाय केनेथ वॉल्स,
Both perspectives prioritize power politics, yet the basis of their analysis differs. Then the concept of classical realism. So first is emphasis on power politics. तो according to classical realism, जो power है it is the most critical element in international politics. Nations जो हैं they strive to acquire power in order to protect their interest. Then again, human nature as the foundation. So, according to Morgenthau, human begins as inherently selfish and driven by a lust for power. This very tendency is also evident in the behavior of states. Next is the concept of national interest. तो in realism जो national interest है it is considered of paramount importance. Every nation prioritizes the protection of its own security and survival. Then again, the inevitability of conflict. So, classical realism posits that conflict and competition are inherent in international politics. The possibility of lasting peace is limited. नेक्स्ट पॉइंट इज लिमिटेड रोल ऑफ मोरालिटी. मोरालिटी का जो रोल है वो बहुत लिमिटेड हो चुका है. तो अकॉर्डिंग टू रियलिस्ट आइडियोलॉजी, पावर एंड प्रैग्मेटिज्म होल्ड ग्रेटर इन सिग्निफिकेंस इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स दैन मोरालिटी. तो रियलिस्ट आइडियोलॉजी बेसिकली दे कंसिडर कि जो पावर और प्रैग्मेटिज्म है इसका सिग्निफिकेंस ज़्यादा है देन मोरालिटी. उसके बाद द 6 प्रिंसिपल्स ऑफ मोगेंथाउस रियलिस्ट थ्योरी इज पॉलिटिक्स इज गवर्न्ड बाय ऑब्जेक्टिव लॉज. देन डिफाइनिंग नेशनल इंटरेस्ट इन टर्म्स ऑफ पावर. सो उसके बाद सी इज द डायनामिक नेचर ऑफ पावर. तो द नेचर ऑफ पावर कॉन्स्टेंटली इवॉल्व्स इन अकॉर्डेंस विद टाइम एंड सर्कमस्टेंसेज. देयरफॉर जो पॉलिटिक्स है इट कैन नॉट बी अंडरस्टूड एज अ स्टैटिक एंटिटी. Fourth is limitations of moral principle. So, according to Morgenthau, the behavior of states cannot be judged on the basis of individual morality. जो nations है, they prioritize their own existence and security. Next is the autonomy of politics. He regarded politics as an autonomous sphere, one that cannot be understood solely through the lenses of ethics and economics. Politics possess its own distinct principles and laws. Now, what is the difference between neo-realism and classic realism? तो थर्ड पार्ट में आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि पहले तो बेसिस ऑफ एनालिसिस क्या है इन दोनों का. तो क्लासिकल रियलिज्म जो है इट आइडेंटिफाइज ह्यूमन नेचर एज द रूट कॉज ऑफ कन्फ्लिक्ट. और न्यू रियलिज्म जो है deposits the anarchic structure of the international system as the primary cause. Then interpretation of power. So Morgenthau views the acquisition of power as an inherent drive of states, whereas according to Wall, states primarily seek to establish a balance of power in order to maintain their own security. C is structural perspective. So, neo-realism places greater emphasis on the structure of the international system and the distribution of power within it. It offers a more scientific and structural form of analysis. Then, understanding state behavior. So, classical realism जो है it attributes the state behavior to the actions of leaders and the nature of human beings. Whereas जो न्यू रियलिज्म होता है इट एट्रीब्यूट्स इट टू द कंस्ट्रेंट्स imposed by the international system. Then a critical assessment. So new realism is generally considered to be more systematic and scientific. However, it faces criticism for downplaying the significance of culture, ideology, and domestic politics. Now, in conclusion, realism stands as an influential theory within the field of international relations, placing power, national interest, and security at its very core. Classical realism जो है it emphasizes the role of human nature and power politics, while neo-realism जो है it identified the structure of the international system as the dominant factor. Although दोनों ही perspective जो है they possess certain limitations,
However, they nevertheless retain immense significance in our efforts to comprehend modern global politics, conflicts, and the dynamics of the balance of power. Next question is critically analyze the Marxist approach to international relations. अभी हमने रियलिस्ट पढ़ लिया, न्यू रियलिस्ट पढ़ लिया, लिबरलिस्ट पढ़ लिया, नाउ मार्क्सिस्ट अप्रोच. So, the Marxist perspective is a significant critical theory within international relations which attempts to explain global politics and economics on the basis of class struggle, capitalism, and economic exploitation. Its foundation lies in the ideas of Karl Marx and Friedrich Engels. According to the Marxist perspective, जो ट्रू बेसिस है इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, ये कंसिस्ट करता है इकोनॉमिक फोर्सेस को एंड द कैपिटलिस्ट सिस्टम, एंड इट पोजिट्स दैट डेवलप्ड कैपिटलिस्ट नेशंस इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली एक्सप्लॉइट डेवलपिंग नेशंस. इसका ये ऐसा कंसिडर करता है मार्क्सिस्ट अप्रोच दैट कि जो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट नेशंस होते हैं ये एक्सप्लॉइट करते हैं डेवलपिंग नेशंस लाइक इंडिया इनको इकोनॉमिकली एंड politically. Therefore, to understand international relations, a study of economic structure and class relation is essential according to Marxist perspective. So, first is key features of Marxist perspective. Emphasis on the economic base. ये ज़्यादा emphasis किसको देते हैं? Economics को. The Marxist perspective, the economic serves as the foundation for politics and international relations. Then the concept of class struggle. तो Marxism जो है, they view society as divided into two class. एक होते हैं the exploiters and the exploited, जो exploit कर रहे हैं, और एक जिनके साथ exploitation हो रहा है. तो इंटरनेशनल लेवल पे ऐसा कहा जाता है जो डेवलप्ड कैपिटलिस्ट नेशंस है वो डेवलपिंग नेशंस को क्या कर रहे हैं? एक्सप्लॉइट कर रहे हैं. देन द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म. मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है दे आर द क्रिटिक ऑफ कैपिटलिज्म. तो अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी कैपिटलिज्म इज द प्राइमरी कॉज फॉर ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड एक्सप्लॉयटेशन. और जो कैपिटलिस्ट नेशंस हैं दे एस्टेब्लिश डोमिनेंस ओवर वीकर नेशंस टू सर्व देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट. Next is explanation of imperialism. So Vladimir Lenin described imperialism as the highest stage of capitalism. तो व्लादिमीर लेनिन जो है ही इज़ ऑल्सो मार्क्सिस्ट. सो इन्होंने डिस्क्राइब किया है इम्पेरियलिज्म को एज द हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म. अकॉर्डिंग टू हिम जो डेवलप्ड नेशन है दे एस्टेब्लिश कंट्रोल ओवर अदर कंट्रीज इन देयर क्वेस्ट फॉर न्यू मार्केट्स एंड रिसोर्सेज. देन लास्ट पॉइंट इज स्टडी ऑफ इंटरनेशनल इनइक्वालिटी. जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है ये हाईलाइट करते हैं इकोनॉमिक डिस्पैरिटीज़ को बिटवीन ग्लोबल नॉर्थ एंड ग्लोबल साउथ, और डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं दैट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एंड रिसोर्सेज विद इन द ग्लोबल सिस्टम इज अनइक्वल. देन द सिग्निफिकेंस ऑफ द मार्क्सिस्ट अप्रोच इन इंटरनेशनल रिलेशंस. क्या सिग्निफिकेंस है मार्क्सिस्ट अप्रोच का? सो ऑप्शन ए इज एक्सप्लेनिंग ग्लोबल एक्सप्लॉयटेशन. तो जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है ये क्लैरिफाई करता है कि कैसे जो डेवलप नेशन है दे एक्सप्लॉयट द रिसोर्सेज एंड लेबर ऑफ डेवलपिंग नेशन. देन एनालिसिस ऑफ कोलोनियलिज्म एंड इम्पेरियलिज्म. ये जो पर्सपेक्टिव है इट एक्सप्लेन्स कि कैसे जो कोलोनियलिज्म है एंड इम्पेरियलिज्म है बाय लिंकिंग देम डायरेक्टली टू इकोनॉमिक इंटरेस्ट. दिस क्लैरिफाइज द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स. देन डेवलपमेंट ऑफ डिपेंडेंसी थ्योरी. तो मार्क्स के आइडिया से इंस्पायर ये जो डिपेंडेंसी थ्योरी है इट इमर्ज्ड सीकिंग टू एक्सप्लेन द इकोनॉमिक डिपेंडेंस ऑफ डेवलपिंग नेशंस. देन क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन. मार्क्सिस्ट अप्रोच जो है इट इज़ अ क्रिटिक ऑफ ग्लोबलाइजेशन. अकॉर्डिंग टू मार्क्सिस्ट अप्रोच जो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन है इट फर्दर रीइंफोर्सेस द डोमिनेंस ऑफ कैपिटलिस्ट पावर. जो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं एंड ग्लोबल इंस्टीट्यूशन दे प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन दिस प्रोसेस. देन इन्विजनिंग एन अल्टरनेटिव वर्ल्ड ऑर्डर. ये जो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव है दे पोजिट्स अ concept of equality, social justice and an exploitation free society.
It emphasizes the necessity for a more just global order. Then, critical analysis of the Marxist perspective. So, first is excessive emphasis on economic factors. This perspective is criticized for downplaying the significance of other crucial factors such as politics, culture, and nationalism. Not all international events can be understood solely on economic grounds. तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव का सबसे पहला ही जो एनालिसिस है, क्रिटिकल एनालिसिस, वो यही है कि ये इकोनॉमिक फैक्टर्स पे बहुत ज़्यादा ओवर इन्फोसिस करते हैं. देन निग्लेक्ट ऑफ स्टेट ऑटोनॉमी. तो मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव जो है, दे व्यू स्टेट मेरली एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द कैपिटलिस्ट क्लास. हाउएवर जो पॉलिसीज है ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स आर नॉट determined solely by economic interest. Then practical limitations of communism. तो ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी बहुत सारे ऐसे कम्युनिस्ट नेशंस थे जिन्होंने विटनेस किया था इमर्जेंस ऑफ अथॉरिटेरियनिज्म एंड इकोनॉमिक क्राइसिस. इसने क्वेश्चन रेज किए थे रिगार्डिंग द प्रैक्टिकल वायबिलिटी ऑफ द मार्क्सिस्ट मॉडल. देन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ग्लोबलाइजेशन. सो मॉडर्न ग्लोबलाइजेशन जो है, इट इज़ नॉट मेरली अ व्हीकल फॉर एक्सप्लॉयटेशन, it also fosters technological advancement and international cooperation. The Marxist perspective tends to underemphasize these positive potentials. Then contemporary relevance. So despite these criticism, जो Marxist perspective है, it remains highly relevant today for understanding global economic inequality, the role of multinational corporations and new imperialism. Conclusion. In conclusion, जो Marxist perspective है, they constitute a significant critical approach to international relations, having exposed economic exploitation and inequality within global politics and the economy. It has provided a profound analysis of capitalism, imperialism and dependency. Although इसके कुछ limitations हैं, but it retains immense significance in comprehending the modern global order and international economic relations. So next question is, Jain explained the feminist critique of classical realism as articulated by Tickner. So introduction. The feminist perspective constitutes a significant critical approach within the international relations, arguing that traditional international politics has been male-centric and has neglected the experiences and contributions of women. जो feminist scholars हैं, they have offered novel interpretations of concepts such as war, power, security and the state. जो J.N. Ticker हैं, in particular critiqued classical realism, asserting कि जो international politics है, it cannot be understood solely through the lenses of power and military strategy. और जो feminist perspective है, it has also redefined the traditional concept of security. So now first is Jane Tickner's feminist critique of classical realism. So critique of the male centric perspective. तो according to Tickner, जो classical realism है, it is grounded in the experiences and values of men. ये ज़्यादा ही emphasis करता है on power, war and competition and neglecting cooperation and human values. Second is questioning the traditional concept of power. Realism के जो views है, views power primarily in terms of military and political dominance, and Tickner argued that true power also resides in cooperation, mutual respect and social justice, न कि सिर्फ weapons और dominance ये create करने में. Then critique of state centric security. Classical realism जो है, it regards state security as paramount. From a feminist perspective, however, the security of the state alone is insufficient. ये जो security of individuals and community है, it is equally vital. Next is analysis of war and violence. So Tickner believed that politics of war and violence is disproportionately affect women and vulnerable sections of society.
देयरफॉर एक ह्यूमन सेंट्रिक पर्सपेक्टिव जो है वो बहुत एसेंशियल है इन इंटरनेशनल रिलेशंस। देन एम्फसिस ऑन कोऑपरेशन एंड पीस। तो जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है प्रायोरिटाइजेस कोऑपरेशन एंड डायलॉग ओवर कन्फ्लिक्ट। अकॉर्डिंग टू टिकनर जो सस्टेनेबल पीस है इट इज़ अचीवेबल नॉट मेरली थ्रू अ बैलेंस ऑफ पावर बट थ्रू सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। Next is redefining security through the feminist perspective. So, the concept of human security, the feminist perspective does not limit the scope of security solely to military security. ये incorporate करती है जैसे कि essential needs such as food, health, education and human rights as their integral components of security. नेक्स्ट इज प्रायोरिटाइजिंग वुमेंस एक्सपीरियंसेस। वुमेंस के जो एक्सपीरियंसेस है उसको ये प्रायोरिटाइज करती है। देन एग्जामाइनिंग द सोशल इम्पैक्ट्स ऑफ वॉर। वॉर के सोशल इम्पैक्ट्स क्या क्या होंगे उसको भी अच्छे से एग्जामाइन करते हैं। फेमिनिस्ट स्कॉलर्स जो है हाईलाइट करते हैं कि जो वॉर है इट इज़ नॉट मेरली अ कन्फ्लिक्ट ओवर बॉर्डर्स, इट ऑल्सो एक्सर्ट्स प्रोफाउंड सोशल एंड ह्यूमन consequences. देन एम्फसिस ऑन कोऑपरेटिव सिक्योरिटी। तो जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है इट कंसेप्चुअलाइजेस सिक्योरिटी एज अ कलेक्टिव एंड कोऑपरेटिव प्रोसेस। इट रिगार्ड्स डायलॉग, डिप्लोमेसी एंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एज अ फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ दिस प्रोसेस। नेक्स्ट इज डिमांड फॉर एन इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर। तो जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है इट एम्फसाइजेस इंक्रीजिंग वुमेन्स पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेसेस। दिस कैन लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ मोर जस्ट एंड इंक्लूसिव ग्लोबल ऑर्डर। नेक्स्ट इज क्रिटिकल इवैल्यूएशन ऑफ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव। तो चैलेंज टू ट्रेडिशनल थ्योरीज। जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है इट हैज़ एक्सपोज्ड the limitation of traditional theories of international relations and it has also introduced new social and human dimensions to the field of study. Then human centric approach। ये जो पर्सपेक्टिव है it has imbued security and politics with a more human character. consequently जो human rights है और gender equality है इसको ज़्यादा prominence दिया है। देन प्रैक्टिकल लिमिटेशंस क्या हैं इसके। अकॉर्डिंग टू सम क्रिटिक्स जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है इट इज़ आइडियलिस्टिक एंड फेल्स टू अकॉर्ड सफिशिएंट वेट टू द रियलिटीज़ ऑफ पावर पॉलिटिक्स। देन डाइवर्स फेमिनिस्ट थॉट्स। जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है इट इज़ नॉट मोनोलिथिक। सिग्निफिकेंट आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस एग्जिस्ट अमंग लिबरल, मार्क्सिस्ट एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज्म। देन कंटेम्प्रेरी रेलेवेंस। आज के डेट में इसका क्या सिग्निफिकेंस है। तो टुडे द सिग्निफिकेंस ऑफ द फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव इज स्टेडीली ग्रोइंग इन द स्टडी ऑफ ह्यूमन सिक्योरिटी, जेंडर इक्वालिटी एंड पीस बिल्डिंग इंस्टीट्यूशंस सच एज द यूनाइटेड नेशंस आर ऑल्सो इंक्रीजिंगली प्रायोरिटाइजिंग अ जेंडर्ड पर्सपेक्टिव। देन कंक्लूजन। सो इन कंक्लूजन जो जेन टिकनर्स का फेमिनिस्ट क्रिटिक हैज़ exposed limitations of classical realism while offering a more human and inclusive vision of international relations by redefining the traditional concept of security. The feminist perspective has prioritized human security, gender equality, and social justice basically. So, now let's read question 8. So, before starting with question number 8, I would like to give you your first giveaway question, and that is give two major differentiation between realism and non-realism. Then question number 8 is sovereignty constitutes the bedrock of the discipline of international relations. Comment clarify the relationships between sovereignty and religion. So, sovereignty is one of the most significant concepts in modern international relation and the nation state system. Sovereignty का मतलब क्या होता है? Basically, it refers to the supreme and independent power of a state under which
एक स्टेट possesses the right to make independent decisions regarding its internal and external affairs. The modern sovereign nation state system evolved following the Peace of Westphalia in 1648, and sovereignty came to be regarded as the fundamental basis of international politics. Sovereignty also serves as the foundation for the equality, interdependence, and legitimacy of the states within the realm of international relations. Furthermore, जो interplay है between religion and politics, it has also influenced the concept of sovereignty. Next is the significance of sovereignty in international relation में sovereignty का क्या significance है? तो it is the foundation of the nation state system. Sovereignty constitutes defining characteristics of modern nation state system as हर state जो होता है it exercises supreme authority over its territory and population. Then internal and external independence. तो sovereign state जो है it makes independent decisions regarding its internal affairs and does not accept external interference. This constitutes the basis of its political independence. तो बेसिकली होता क्या है, इंटरनल अफेयर्स के अंदर भी इसके इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकता है एक सोवरेन स्टेट जैसे कि इंडिया, और जो एक्सटर्नल इंटरफेरेंस है वो भी एक्सेप्ट नहीं करते एक सोवरेन कंट्री. देन लीगल इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स. तो अंडर इंटरनेशनल लॉ जितने भी सोवरेन स्टेट्स है दे आर डीम्ड इक्वल इन प्रिंसिपल. द राइट्स ऑफ स्मॉल स्टेट्स एंड लार्ज स्टेट्स आर आइडेंटिकल. देन कंडक्ट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. सो डिप्लोमेसी अमंग द स्टेट्स लॉज एंड इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स आर ग्राउंडेड इन द प्रिंसिपल ऑफ सोवरेंटी, और ये इंश्योर करता है स्टेबिलिटी को विद इन द इंटरनेशनल ऑर्डर. देन द चैलेंज ऑफ ग्लोबलाइजेशन. तो आज जो ग्लोबलाइजेशन है, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस, दे आर इम्पैक्टिंग द ट्रेडिशनल सोवरेंटी ऑफ द स्टेट. Nevertheless, sovereignty remains a fundamental element of modern politics. Then the relationship between sovereignty and religion. So medieval religious hegemony. So in medieval Europe, जो religion and the church exerted a profound influence on politics. जो pope है, it was regarded as possessing supreme religious and political authority. Then the Treaty of Westphalia and secular state. तो फॉलोइंग द ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया इन 1648 एक प्रोसेस स्टार्ट हुआ था टू लिमिट रिलीजियस कन्फ्लिक्ट एंड टू रिकॉग्नाइज द इंडिपेंडेंट अथॉरिटी ऑफ स्टेट. दिस लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न सेक्युलर स्टेट सिस्टम. देन रिलीजियस आइडेंटिटी एंड द स्टेट. तो इन मैनी कंट्रीज टुडे religion continues to influence both national identity and politics. Consequently, connection persists between sovereignty and religious values. Then religion and political legitimacy. तो कुछ स्टेट्स में क्या होता है, जो लेजिटिमेसी ऑफ गवर्नेंस है इट इज स्टेब्लिश्ड ऑन रिलीजियस फाउंडेशंस. फॉर इंस्टेंस इन सम इस्लामिक कंट्रीज जो रिलीजन है एंड द स्टेट आर डीपली इंटरवाइंड. Then contemporary challenges. तो religious fundamentalism, terrorism, communal conflicts have emerged as challenges to modern sovereign states. और ये जो factors है it impact the internal stability and sovereignty of the state. अब critical analysis करते हैं sovereignty का. तो the impact of globalization. तो ड्यू टू इकोनॉमिक ग्लोबलाइजेशन एंड द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन, external influences on the policy making capacity of states have increased. This has led to the weakening of traditional sovereignty. तो क्या होता है, ग्लोबलाइजेशन के वजह से एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस बढ़ चुका है. ठीक है, तो इसके वजह से क्या होता है, जो पॉलिसी मेकिंग कैपेसिटी होती है स्टेट्स की वो सारी और बढ़ गई है. दिस हैज़ लेड टू द वीकनिंग ऑफ ट्रेडिशनल सोवरेनिटी. तो इसके वजह से सोवरेनिटी क्या हो रही है, वीक हो रही है. Then human rights and intervention. Often under the pretext of protecting human rights, powerful nations जो होते हैं they intervene in internal affairs of other states.
जिसके वजह से इट गिव्स राइज टू अ कन्फ्लिक्ट between the principles of sovereignty and human rights. Then the influence of regional organization. In regional organizations such as European Union, member states pull or share certain aspects of the sovereign powers. This has resulted in the transformation of the very nature of sovereignty. देन द रोल ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स. तो जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस होते हैं एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, दे आर चैलेंजिंग स्टेट पावर. दिस इज ऑल्टरिंग द ट्रेडिशनल नेचर ऑफ सोवरेंटी. देन कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस. तो बेसिकली डिस्पाइट दीज चैलेंजेस, सोवरेंटी जो है इट रिमेन्स अ सेंट्रल कंसेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशंस and the nation state system today. It serves as the foundation for the legitimacy and the independence of the state. Now conclusion. In conclusion, जो sovereignty है it constitutes the fundamental basis of modern international relations and the nation state system. It ensures independence, equality, political legitimacy of the states. Throughout the history जो relationship रहा है religion and politics का, इसने बहुत हद तक इन्फ्लुएंस किया है कंसेप्ट ऑफ सोवरेंटी को. ऑल्दो इसका जो नेचर है सोवरेंटी का, इट हैज़ अंडरगॉन चेंजेस ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन. हाउएवर इसका जो सिग्निफिकेंस है इट रिमेन्स एब्सोल्युटली सेंट्रल विद इन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर. नाउ नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द ग्लोबल इंटरनेशनल relations? So global international relation basically is an approach to international relation that seeks to understand world politics not merely through a Western or Eurocentric lens, but rather on the basis of the experiences of all regions, सिविलाइजेशन और सोसाइटीज़ के बेसिस पे. तो ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस बेटा बेसिकली एक अप्रोच होता है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए दैट सीक्स टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स को सिर्फ वेस्टर्न और यूरोसेंट्रिक लेंसेज से ही नहीं, बट एक्सपीरियंसेस से ऑफ ऑल रीजन, सिविलाइजेशन एंड सोसाइटीज़. Then traditional theories of international relations were primarily grounded in the historical experiences of Europe and Western nations, resulting in the neglect of perspectives from Asia, Africa, and Latin America. The concept of global international relations endeavors to rectify this imbalance and to render the study of international relations more inclusive, representative, and multidimensional. In contemporary times, जो globalization है, it gave the rise of new global powers and cultural diversity have rendered this debate even more significant. Now the concept of global international relations. तो ये क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज़ अ क्रिटिक ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म. तो जो ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन है ये क्रिटिक करता है वेस्टर्न डोमिनेंस को और यूरोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव को, और पोजिट्स करता है कि जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स है ये कम्प्लीटली यूरोप और अमेरिका के लेंसेज से नहीं समझा जा सकता. देन एम्फेसिस ऑन डाइवर्स सिविलाइजेशन पे इनका एम्फेसिस है, जैसे कि historical and cultural tradition of Asia, Africa, Latin America and other regions. Then inclusive methodologies. जो global international relations है ये emphasize करते हैं giving equal weight to various ideologies, experiences and perspectives. This renders the field of study more representative. Next is recognition of non-Western ideas. तो जो non-Western ideas है उनको recognition दिलाना. तो अंडर दिस अप्रोच जो इंडियन, चाइनीज़, अफ्रीकन और इस्लामिक पॉलिटिकल ट्रेडिशंस हैं उन्हें भी सिग्निफिकेंट कंसिडर किया जाता है फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स. देन फोकस ऑन ग्लोबल इश्यूज. तो एम्फेसिस इज प्लेस्ड ऑन द नीड टू अंडरस्टैंड इश्यूज सच एज क्लाइमेट चेंज, टेररिज्म, पेंडेमिक्स एंड ह्यूमन राइट्स फ्रॉम ग्लोबल पर्सपेक्टिव. Then contemporary debates on global international relations. First is limitations of Western theories. So contemporary scholars argue that traditional theories such as realism, liberalism fail to fully account for the realities of all societies.
Consequently, a need for alternative perspectives has been felt. Next is the role of global south. So the influence of countries in Asia, Africa and Latin America within global politics is on the rise, जिसकी वजह से जो वॉइस है ग्लोबल साउथ की, इट हैज़ बिगन टू गेन सिग्निफिकेंस विद इन द फील्ड ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस. देन पोस्ट colonial perspective. तो जो पोस्ट colonial scholars है, they have examined colonialism and the West has sought to make international relations more representative by critiquing Western hegemony. देन मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर. तो आज क्या होता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स के अंदर, देर इज नो लॉन्गर कन्फाइंड सोली टू यूनाइटेड स्टेट्स एंड द वेस्ट. जो मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर है, इट इज इमर्जिंग, ड्रिवन बाय द राइज ऑफ चाइना, इंडिया एंड अदर इमर्जिंग पावर्स. देन ग्लोबलाइजेशन एंड इंटरडिपेंडेंस. तो जो ग्लोबलाइजेशन है, इट हैज़ इंटरकनेक्टेड नेशंस इकोनॉमिकली, सोशली, टेक्नोलॉजिकली. कंसिक्वेंटली जो स्टडी ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस है, इट हैज़ बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड एक्सपेंसिव. देन सिग्निफिकेंस एंड क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस. फर्स्ट इज अ मोर रिप्रेजेंटेटिव पर्सपेक्टिव. ये जो अप्रोच है, इट अकॉर्ड्स इक्वल इम्पोर्टेंस टू ऑल रीजन्स एंड सोसाइटीज विद इन द रियाल्म ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स. देन रिस्पेक्ट फॉर कल्चरल डाइवर्सिटी. जो ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस है, इट एक्नॉलेजेस एंड रिस्पेक्ट्स द यूनिक कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेरियस कल्चर्स एंड सिविलाइजेशन एंड फोस्टर्स ग्लोबल अंडरस्टैंडिंग एंड कोऑपरेशन. देन चैलेंजिंग ट्रेडिशनल थ्योरीज. ये जो पर्सपेक्टिव है, इट हैज़ एक्सपोज्ड the limitations of Western centric theories. This in turn has paved the way for the development of new theoretical dimensions. Then practical difficulties. तो some scholars argue कि due to sheer magnitude of diversity, formulating a single universal global theory is a formidable task. This adds a layer of complexity to the field of study. देन कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है इसका. इन टुडेज मल्टीपोलर एंड ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, जो सिग्निफिकेंस है ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशंस की, इट इज स्टेडीली ऑन द राइज. इट सर्व्स एज एन इनवैल्यूएबल टूल फॉर अंडरस्टैंडिंग द वर्ल्ड पॉलिटिक्स थ्रू अ मोर इंक्लूसिव एंड डेमोक्रेटिक लेंस. कंक्लूजन क्या है. तो कंक्लूजन में हम लिख सकते हैं कि ग्लोबल इंटरनेशनल रिलेशन जो है, इट कंस्टिट्यूट्स अ वाइटल एंड इंक्लूसिव फ्रेमवर्क फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग मॉडर्न वर्ल्ड पॉलिटिक्स. और इसकी लिमिटेशंस को चैलेंज करके ऑफ यूरोसेंट्रिसिज्म, इट प्रायोरिटाइजेस एंड वैलिडेट्स द एक्सपीरियंसेस ऑफ डाइवर्स सिविलाइजेशन एंड सोसाइटीज़. बेसिकली आपने जितना पढ़ा है उसका एक सम अप करके आप कंक्लूजन को ड्रॉ कर सकते हैं. Then, thus the concept of global international relation is proving to be immensely instrumental in rendering the study of international relation more representative and comprehensive. Now, last question. You have to write a brief note on constructivism, empire, and Kautilya's practical politics. So now students, before starting with the question 10th, I'm giving you the two giveaway questions. First I already gave you. Second is explain the 6 principles of Morgenthau's realist theory. And then your third giveaway question is what are the 2 major myths of discipline of international relations. So now let's start with the answer A, that is constructivism. So constructivism basically is a modern theory of international relations which posits that world politics जो है, it is not determined solely by power and economic interest, but it is also influenced by ideas, beliefs, identities and social values. Among the prominent scholars of this perspective, Alexander Wendet holds a distinguished position. अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्टिविज्म जो इंटरनेशनल सिस्टम है, इट इज सोशली कंस्ट्रक्टेड. द इम्पॉर्टेंस ऑफ आइडियाज एंड आइडेंटिटी. तो कंस्ट्रक्टिविज्म के अकॉर्डिंग जो बिहेवियर है स्टेट का, इट इज इन्फ्लुएंस्ड नॉट मेरली बाय पावर बट ऑल्सो बाय आइडेंटिटी, कल्चर एंड आइडियोलॉजी.
कंसिक्वेंटली द पॉलिसीज ऑफ डिफरेंट नेशंस वेरी करते हैं, डिपेंड करते हैं. देन द कंसेप्ट ऑफ सोशल कंस्ट्रक्शन. तो ये जो पर्सपेक्टिव है ये मेंटेन करते दैट इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना बट सोशली कंस्ट्रक्टेड. देन द पॉसिबिलिटी ऑफ कॉपरेशन. तो कंस्ट्रक्टिविस्ट थॉट्स के अकॉर्डिंग देयर इज अ शिफ्ट इन द माइंडसेट एंड आइडेंटिटी ऑफ स्टेट्स. कॉपरेशन कैन बी फोस्टर्ड इन अ प्लेस ऑफ कन्फ्लिक्ट. क्रिटिक ऑफ रियलिज्म है ये. कंस्ट्रक्टिविज्म जो है इट क्रिटिक्स द रियलिस्ट पर्सपेक्टिव विच इज बेस्ड सोली ऑन पावर पॉलिटिक्स एंड इट रिगार्ड्स की आइडियाज एंड बिलीव्स एज इक्वली सिग्निफिकेंट. Then contemporary relevance. Constructive perspective is considered highly useful for understanding issues such as human rights, environment and global cooperation. कंक्लूजन आप लिख सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्टिविज्म है इट सर्व्स एज अ वाइटल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस फ्रॉम अ सोशल एंड आइडियोलॉजिकल स्टैंड पॉइंट. देन एम्पायर. तो एम्पायर इज अ पॉलिटिकल सिस्टम जिसमें जो पावरफुल स्टेट है इट स्टेब्लिशेस अ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड मिलिट्री कंट्रोल ओवर अदर टेरिटरीज, नेशंस एंड सोसाइटीज. हिस्टोरिकली ये जो रोमन, ब्रिटिश एंड ऑटोमन एम्पायर है दे हैव स्टूड एज प्राइम एग्जाम्पल्स ऑफ दिस phenomena. Imperialism has profoundly impacted global politics, economies and societies. Now expansionist policy. तो इनका जो पहला प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है एम्पायर का वो यही है कि एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी बेसिकली अडॉप्ट करते हैं ताकि ये अपनी टेरिटरी और पावर को एक्सपैंड करे एज मच एज दे वांट. देन इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन. तो जो इम्पेरियलिस्ट पावर्स होते हैं दे यूटिलाइज द रिसोर्सेज एंड लेबर ऑफ देयर कॉलोनीज फॉर देयर ओन इकोनॉमिक गेन एंड एडवर्सली अफेक्टेड द डेवलपमेंट ऑफ द कोलोनाइज्ड नेशंस. देन कल्चरल हेजीमनी. तो जो इम्पेरियलिज्म है ये लिमिटेड नहीं है सिर्फ पॉलिटिकल कंट्रोल तक, इट ऑल्सो प्रोपोगेट्स इट्स ओन लैंग्वेज, कल्चर एंड आइडियोलॉजी. देन इम्पैक्ट ऑन द मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर. इम्पेरियलिज्म जो है इसने शेप किया है मॉडर्न इंटरनेशनल बॉर्डर्स को, ट्रेड रिलेशंस को एंड ग्लोबल इनइक्वालिटीज़ को. द रूट्स ऑफ मैनी कंटेम्प्रेरी कन्फ्लिक्ट्स ऑल्सो लाई विद इन द कोलोनियल हिस्ट्री. क्रिटिकल पर्सपेक्टिव्स क्या क्या हैं? जो मार्क्सिस्ट हैं एंड पोस्ट कोलोनियल स्कॉलर्स हैं दे हैव क्रिटिसाइज्ड इम्पेरियलिज्म कैरेक्टराइजिंग इट एज अ व्हीकल फॉर एक्सप्लॉयटेशन एंड इनइक्वालिटी. देन कंक्लूजन. तो इम्पेरियलिज्म जो है एक पाइवटल कंसेप्ट है वर्ल्ड हिस्ट्री में और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एंड इट हैज़ प्रोफाउंडली इन्फ्लुएंस्ड ग्लोबल पावर डायनामिक्स एंड इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स, प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न वर्ल्ड ऑर्डर. लास्ट इज कौटिल्याज प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स. तो कौटिल्य जो थे, कौटिल्य वॉज अ रिनोड पॉलिटिकल थिंकर ऑफ एंशियंट इंडिया who authored the treatise Arthashastra and he propounded pragmatic principles concerning the state, diplomacy, warfare and administration. Presented his principles. कौटिल्य का जो पॉलिटिकल फिलॉसफी था इट वॉज ग्राउंडेड इन प्रेगमेटिज्म एंड स्टेट इंटरेस्ट रैदर देन आइडियलिज्म. तो इनके फीचर्स सब क्या थे? तो मेजर यही थे कि ये स्टेट इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करते थे. The security and the interest of the state must be of paramount importance than the ideals only. Then the Mandal theory. So he propounded the Mandal theory to explain international relations. According to this theory, a neighboring state is considered as an adversary while the neighbor of an adversary is deemed as a friend. तो इसका मतलब ये है कि जो दुश्मन जो हमारा नेबरिंग स्टेट है वो हमारा दुश्मन है बट जो दुश्मन का दुश्मन है वो हमारा दोस्त है. देन डिप्लोमेसी एंड स्ट्रैटेजी. तो कौटिल्य अकॉर्डेड सिग्निफिकेंट इम्पॉर्टेंस टू डिप्लोमेसी, ट्रीटीज, एस्पियोनेज अलोंगसाइड वॉरफेयर. ही प्लेस्ड पर्टिकुलर एम्फेसिस ऑन प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स. देन द कंसेप्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर. ही अंडरस्कोर्ड द नेसेसिटी ऑफ मेंटेनिंग अ बैलेंस ऑफ पावर अमंग स्टेट्स. दिस कंसेप्ट bears a resemblance to modern realist theories. देन कंटेम्प्रेरी रेलिवेंस क्या है? तो आज भी कौटिल्य के जो आइडियाज़ है दे आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर देयर सिग्निफिकेंस इन द फील्ड ऑफ फॉरेन पॉलिसी, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक स्टडीज. हिज अप्रोच टू प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स रिमेन्स अ रेलिवेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशंस. देन कंक्लूजन. तो कौटिल्य के जो प्रैग्मेटिक पॉलिटिकल फिलॉसफी है
It constitutes a vital legacy within Indian political thought. His ideas were rooted in state interest, power and diplomacy, और जो principles हैं that continue to prove invaluable in comprehending modern international politics. So students, ये थे आपके 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सब्जेक्ट इंटरनेशनल रिलेशंस. आई होप आपने इसे ध्यान से समझा होगा और अपनी प्रिपरेशन स्ट्रॉन्ग कर ली होगी. और याद रखना, हमारे लेक्चर्स फ्री हैं, लेकिन अगर तुम चाहते हो वेल ऑर्गेनाइज्ड नोट्स जो कि एग्ज़ाम के लिए एकदम परफेक्ट हैं, तो बस डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक से नोट्स परचेज़ करो और अपने नोट्स को सिक्योर करो. और हाँ, वीडियो में होता है गिव अवे, तो वीडियो के बीच में पूछे गए क्वेश्चंस के लिए रेडी रहो और 3 लकी विनर्स बन सकते हैं फ्री नोट्स के विनर्स. अगर तुमको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलना और हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा ताकि तुम्हें मिलते रहे एग्ज़ाम फोकस्ड अपडेट्स और DU सोल के सारे इंपॉर्टेंट लेक्चर्स एंड गिव अवे के विनर्स. Till then, stay focused, study smart, and nail your exams. See you in the next video.